एंड स्वागत है आपका मोमेंटम एंड एनर्जी के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, सेंटर ऑफ मास एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपको क्या करना है, वो लेक्चर अगर नहीं देखा तो वो क्या करना है, देखना है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। हम हर लेक्चर में, हर एक वीडियो में एक एक पॉइंट इस चैप्टर का कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आज क्या हम स्टडी कर रहे हैं, मोमेंटम एंड एनर्जी के इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसमें भी क्या क्या स्टडी करेंगे हम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये किसके लिए है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। इसके 2 लेक्चर पहले हमने यही सेम डेरिवेशन किया था फॉर सिंगल पार्टिकल। आज हम किसके लिए करेंगे, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर मासेस क्या है, m1 m2 अप टू mn। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, उसके क्या है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n पार्टिकल्स n। Let us consider system of particles having number of particles n and their masses are m1 m2 up to so on mn, ठीक है। ये क्या हो गई, हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर की, ऐसी सिस्टम कंसिडर की जिसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और उसके क्या है, मासेस क्या है, m1 m2 अप टू mn, ठीक है। अब हम क्या कंसिडर करेंगे इसमें कि नो पार्टिकल्स एंटर्स इन द सिस्टम और लीव्स द सिस्टम। मतलब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा, फिर सिस्टम को छोड़ के नहीं जा रहा। टोटल मास ऑफ सिस्टम क्या कर रहे हैं, हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। देन देखिए और क्या हमें चाहिए कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मे बी इंटरनल फोर्सेस, इंटरएक्टिंग फोर्सेस एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए कोई भी अगर सिस्टम है तो उसमें क्या होते हैं, इंटरनल फोर्सेस एंड क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होते हैं, ठीक है। हम क्या दोनों को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। आगे हम जाके कैसे कैसे एक्ट होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, वो भी देखते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है, v1 बार, v2 बार अप टू सो ऑन vn बार क्या है, वेलोसिटीज ऑफ दीज पार्टिकल्स। देन अगर इस पार्टिकल्स के वेलोसिटी v1 बार, v2 बार अप टू vn बार है, तो इसके मोमेंटा क्या है, मोमेंटम क्या हो सकता है इसका, p1 बार, p2 बार अप टू सो ऑन pn बार, ठीक है। अब ये मोमेंटम हमने कंसिडर किया। देन यहाँ पर p1 बार क्या है, m1 v1 बार, p2 बार क्या है, m2 v2 बार एंड सो ऑन। pn बार क्या होगा जाएगा, mn vn बार, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या कंसिडर किया, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर किए, उसमें क्या है, उसका मास कांस्टेंट कंसिडर किया। कोई भी पार्टिकल सिस्टम के अंदर आ नहीं रहा या फिर उसे लीव नहीं कर रहा सिस्टम को, तो मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, कांस्टेंट कंसिडर कर लिया हमने। देन मासेस ऑफ पार्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ n पार्टिकल्स है तो उसके मासेस क्या है, m1 m2 अप टू सो ऑन mn मासेस हमने कंसिडर किए, मास। देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या है, वेलोसिटी क्या कंसिडर कर ली हमने, v1 v2 अप टू vn बार। अगर वेलोसिटी v1 है, मास m1 m2 अप टू mn, वेलोसिटी v1 v2 अप टू vn है, तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोमेंटा क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा कि p1 बार, p2 बार अप टू सो ऑन pn बार हो जाएगा। देन p1 बार क्या है, p1 बार मोमेंटम है, तो p1 बार किसका मोमेंटम है, पार्टिकल नंबर 1 का। तो उसे कैसे लिख सकते हैं, p1 बार इज इक्वल टू m1 इंटू v1 बार एंड p2 बार इज इक्वल टू m2 v2 बार एंड सो ऑन। pn बार इज इक्वल टू mn vn बार, ठीक है। अब देखिए टोटल मोमेंटा सिस्टम का कैसे लिखते हैं हम, p बार इज इक्वल टू p1 बार प्लस p2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस pn बार। ये क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ
सिस्टम, ये क्या हो गया टोटल मोमेंटम। और हमने क्या देखा है सेंटर ऑफ मास में कैसे लिखते हैं हम, ये पी बार किसका है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, मतलब एम वी सी एम इज इक्वल टू m1 v1 बार, ये भी वेक्टर फॉर्म में m2 v2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस mn बार। अब देखिए ये कैसे आया, ये आपको पिछले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में समझ में आ जाएगा, इसे हमने कम्प्लीटली प्रूफ किया है। लेकिन अभी के लिए आप क्या समझ सकते हैं, यम क्या है, कैपिटल यम क्या है, सिस्टम का मास, टोटल सिस्टम का मास, ये क्या है टोटल, यम बार इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn, ठीक है। और VCM क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंड देन m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस एंड सो ऑन mn vn बार। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, मोमेंटम का इक्वेशन लिखा, कैसे लिखा, यम VCM बार इज इक्वल टू m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस एंड सो ऑन mn vn बार। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, P बार इज इक्वल टू m VCM बार। ये क्या है, इम्पोर्टेंट एक इक्वेशन है, ये हमें मिल जाता है, इसे हम आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। उसके पहले हमें दो डायग्राम को स्टडी करना है और उससे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। पर क्या कर रहे हैं हम, दो डायग्राम को कंसिडर कर रहे हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट डायग्राम में क्या है, ये फर्स्ट डायग्राम है, इसमें क्या है, ये क्या है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम containing 3 पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या हो गई, क्या हो गई डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम क्या है, इसमें क्या है 3 पार्टिकल्स हम कंसिडर करें, m1 m2 m3, एंड थर्ड क्या है, यही वही सिस्टम है, बस इसमें क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे जब एक्ट होता है तो क्या होता है वो सिस्टम। ये नेक्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम किसके लिए है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन द सिस्टम कंटेन, हम सिस्टम कितने पार्टिकल की कंसिडर कर रहे हैं, 3 पार्टिकल्स की, m1 m2 एंड m3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m1 पे एक्सटर्नल फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, F1 बार, m2 पे एक्सटर्नल फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, F2 बार, एंड m3 पे क्या हो रहा है, F3 बार। ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस है। अब देखिए इंटरनल फोर्सेस कैसे एक्ट होते हैं, m1 जो पार्टिकल है वो m2 पे एक फोर्स एक्ट करता है, वो क्या होता है, F12। सिमिलर क्वांटिटी का, सिमिलर अमाउंट का फोर्स m2 पार्टिकल m1 का पार्टिकल पे एक्ट होता है, वो क्या होता है, F21। अब देखिए इन फोर्सेस में अमाउंट सेम होती है, बस डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होती है। तो क्या होता है, F12 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 बार, ऐसा होता है। इसमें क्वांटिटी सेम होती है, बस क्या होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, और इसीलिए ये कैंसल्स ईच अदर होते हैं। सिमिलरली m1 m3 पे क्या फोर्स एक्ट करता है, F13 बार, एंड m1 पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है, F31 बार फोर्स एक्ट करता है, और ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। सिमिलरली m3 पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है, F32, एंड m2 पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है, F23 बार। अब देखिए ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस इसीलिए कैंसल आउट हो जाते हैं, कैंसल्स टू ईच अदर, ठीक है। तो बचता क्या है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स किस पे एक्ट होता है, तो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। अब देखिए सेंटर ऑफ मास पे फोर्स F1 बार एक्ट होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली एंड F2 पे कौन सा, मतलब सेंटर ऑफ मास फोर्स F1 एक्ट होता है, F1 देन F2 देन F3, ये क्या है, F एक्सटर्नल फोर्स। अब इसे कैसे हम ट्रायंगल लॉ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, F1 बार प्लस F2 बार कैसे हो जाएगा,
अब देखिए ये क्या है, पार्टिकल m1, m2, m3, मतलब m1 m2 m3 पे यहाँ पर नहीं एक्ट होते, फोर्स एक्ट नहीं होते, किस पे होते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, और एक मतलब फोर्सेस क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ मास पे एक्ट हुआ फोर्स F1 बार, देन सेकेंड क्या हो गया F2 बार एंड F3 बार, ये ऑल क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस है। अब देखिए हमें क्या करना है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस को ऐड करना है। ट्रायंगल लॉ से भी हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए अब F1 बार एंड F2 बार को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल का टेल, फर्स्ट वेक्टर का टेल एंड सेकेंड वेक्टर के हेड को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, F1 बार प्लस F2 बार मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या, कौन सा फोर्स ऐड करना है हमें, F3 बार का वेक्टर जो है, जो फोर्स है उसे ऐड करना है, तो उसे कैसे करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड सेकेंड वेक्टर का हेड को ज्वाइन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार, तो ये फोर्स हो जाएगा। और उसे कैसे लिखेंगे, F बार इज इक्वल टू F एक्सटर्नल बार इज इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार, ये क्या हो गए, एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, थ्री पॉइंट्स की सिस्टम कंसिडर की, उसमें देखा कि इंटरनल फोर्सेस कैसे कैंसल आउट होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे एक्ट होते हैं। अब एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस तो कैंसल आउट हो गए, तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पर एक्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास पे, तो वो फोर्सेस क्या है, F1 बार F2 बार F3 बार, ये ऑल क्या है, वेक्टर्स है, और उसे हमने ट्रायंगल लॉ से ऐड किया, तो कैसे किया, F बार इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार, ये तो थ्री सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए था। अब देखिए हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की सिस्टम दी, तो हम कैसे उसे ऐड करेंगे, F बार और F एक्सटर्नल बार इज इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार प्लस एंड सो ऑन Fn बार, ये क्या हो गया, F इज इक्वल टू F एक्सटर्नल हो गया, और इसे हमने टोटल क्या किया, टोटल ऐड किया। सिमिलरली जैसे हमने थ्री पार्टिकल्स के लिए किया, वैसे ही हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी फोर्सेस को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे, हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं ये क्लीन करती हूँ पहले कि हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं फोर्सेस को, जैसे थ्री पार्टिकल्स के लिए हमने ऐड किया, सिमिलरली हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ऐड करेंगे, तो कैसे करेंगे, F बार इज इक्वल टू F एक्सटर्नल बार इज इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार F2 बार प्लस एंड सो ऑन Fn बार, ठीक है। अब देखिए अब क्या जानते हैं हम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है वो, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो देखिए F एक्सटर्नल बार इज इक्वल टू MACM, तो यहाँ पर देखिए हम ये फोर्स किस पे एक्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे, तो ACM क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, एंड ये M क्या है, टोटल मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, M इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किसका है, सेंटर ऑफ मास का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of center of mass, hence m dvcm बार अपॉन dt बार, vcm क्या है, velocity of center of mass, ठीक है। अब देखिए ये m को हम मल्टीप्लीकेशन में लेंगे v के, तो d बाई डी टी ऑफ क्या लेंगे, m vcm बार, और हमने इक्वेशन थर्ड क्या क्या देखा था, p बार इज इक्वल टू m vcm बार, ये क्या देखा था हमने, इक्वेशन देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर m vcm बार क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, हेंस क्या लिख सकते हैं हम, F बार एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बार अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो सिंपल से हमने बात की कि F एक्सटर्नल
फोर्स को हमने किस में लिखा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशन में लिखा, उसमें एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू, ये क्या है, वेक्टर है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देन एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, हेंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी सी एम बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम को वी के मल्टीप्लीकेशन में लिया और क्या लिखा, यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ एम वी सी एम बार, हेंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, हम क्या कहते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज अ जीरो, देन क्या हो सकता, ये इक्वेशन कैसे बन सकता है, इक्वेशन नंबर 4 कैसे बनेगा, डी पी बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमने क्या कंसिडर किया कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन डी पी बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या किया, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमने पुट की। ठीक है, अब देखिए डी पी बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या है, पी बार क्या है, कांस्टेंट है, पी बार क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अगर किसी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाता है, जीरो, तो यहाँ पर इस डी पी बार अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो है, मतलब पी बार क्या है, कांस्टेंट है। इससे हम क्या कह सकते हैं, द वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द all of the particles in the system remains constant when the resultant external force F external acting on the system is zero। मतलब हम वेक्टर सम किसकी, मोमेंटम की लेते हैं और वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है, कब, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, और यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए कोई सिस्टम है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अगर इसके किसी एक पार्टिकल का या फिर एक पार्ट का मोमेंटम अगर डिक्रीज हुआ या फिर इंक्रीज हुआ, तो एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी का मोमेंटम उसके अनदर पार्टिकल या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी पार्ट का मोमेंटम डिक्रीज हुआ तो दूसरे पार्ट का या फिर रिमेनिंग पार्ट का ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। या फिर अगर किसी पार्ट का मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो रिमेनिंग पार्ट का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसी तरह से क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट या फिर कॉन्जर्व रहता है। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और यही प्रिंसिपल किस में यूज किया जाता है, रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स में किस में यूज किया जाता है, रॉकेट एंड जेट प्लेन्स में क्या हो जाता है, ये यूज़ किया जाता है। और रॉकेट का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।